हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस में। देखिए, आज की क्लास में हम लोग 31 मार्च से 6 अप्रैल के जो वीकली करंट अफेयर हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं। डिटेल में आपको जानना है तो ऋचा मैम रोजाना दिन में दोपहर 12 बजे जो है इस सेशन को लेती हैं। ठीक है, आप लोग देखते भी हो। उसी सेशन का पूरे हफ्ते की जो जो क्लासेस इकट्ठी होती हैं उसका एक क्विक रिवीजन, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको रिकॉल हो जाए और आपकी जो बातें हैं वो लॉन्ग टर्म में चली जाए, उसके लिए इस सेशन को हम लेते हैं। तो क्विक रिवीजन अपना स्टार्ट करते हैं। 31 मार्च से 6 अप्रैल 2024 का ये सेशन रहेगा। कुछ जानकारी आप लोगों को दे देते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, जो पीडीएफ है वो आपको वीकली पीडीएफ परचमclasses.in पे मिल जाएगा। जिसने भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उसको करंट अफेयर की मंथली मैगजीन जो है 7 तारीख तक, हर महीने की 7 तारीख तक मिल जाती है, और जो मंथली सवाल वाला जो सेशन है वो उनको हर महीने की 10 तारीख तक मिल जाता है। ठीक है, मंथली करंट अफेयर जो है ये आप लोगों को अवेलेबल कराया जाता है परचम क्लासेस के द्वारा, और सवाल जो एमसीक्यू की ऑब्जेक्टिव ई बुक है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। पूरे 12 महीने की 12 ई बुक होंगी, जिसके अंदर 150 प्लस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एवरी मंथ की बुक के अंदर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत अगर आपको आती है, कोई इंक्वायरी अगर आपको करनी है, किसी भी कॉल, किसी भी बैच के रिगार्डिंग या किसी भी पीडीएफ के रिगार्डिंग, तो आप इन गिवन नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप या इस मेल आईडी पर मेल करके अपनी बातें पूछ सकते हैं। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से 6 बजे तक का समय है, इस बात को याद रखें। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे। कौन कौन से डेज हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी न्यूज है इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, सबसे पहला 30 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 2024 मनाया गया। यानी कि वेस्ट को मिनिमाइज करना है, जीरो करना है। ये डे सेलिब्रेट किया गया 30 मार्च को। हर साल 2023 से ही इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया है, पहले नहीं करते थे, 2023 से ही इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया है। ठीक है, और इसको ऑब्जर्व किसने किया है इस डे को? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम ने, यानी यूएन हैबिटेट ने इसको ऑब्जर्व किया है 2023 से ही, और अब ये दूसरी बार यानी 2024 में सेकेंड टाइम जो है वो इसको मनाया जा रहा है। बीट वेस्ट पॉल्यूशन, जो वेस्ट पॉल्यूशन है उसको खत्म करना है। अगला जो डे है दैट इज 1 अप्रैल को मनाते हैं हैप्पी उत्कला दिवस, यानी कि उत्कल डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ये ओडिशा का डे है। ठीक है, ओडिशा का फाउंडेशन डे है। 1 अप्रैल को ओडिशा जो है वो अलग स्टेट बनता है। पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। 1936 के अंदर ओडिशा को इंडिपेंडेंस मिलता है, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ है। पहले बंगाल के अंदर बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा सब आते थे। पहले ओडिशा को ओडिशा कहा जाता था। ठीक है, इसको ओडिशा कब से कहा जाने लगा है वो आपको बताना है। ठीक है, कब से इसको ओडिशा कहा जाने लगा है, कौन से साल से? लोकसभा के अंदर एक बिल आया था, 113 अमेंडमेंट बिल आया था, उसके अकॉर्डिंग इसको ओडिशा से ओडिशा इसका नाम रखा गया है। आपको बताना है कौन से साल का वो बिल था। ठीक है, उत्कल दिवस के रूप में इसको मनाते हैं या विश्वामिलन दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। ठीक है, इस स्टेट के जो पहले गवर्नर थे, ओडिशा के जो पहले गवर्नर थे वो थे सर जॉन हुबक। कौन थे? सर जॉन हुबक ओडिशा के पहले गवर्नर रहे। उसके बाद नेशनल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में जो आंखों से अंधे लोग हैं, जो दृष्टिहीन लोग हैं, उनके लिए उस दृष्टि की प्रॉब्लम को, यानी कि आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए ये वीक सेलिब्रेट किया जाता है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। ये जो वीक है ये एक कैंपेन की तरह प्लान किया जाता है भारत सरकार की तरह। ठीक है, ताकि ब्लाइंड पीपल के प्रति अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़े। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और राजकुमारी अमृत कौर जो पहली हेल्थ मिनिस्टर थी इंडिया की, इन्होंने नेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस को इस्टेब्लिश किया था। याद रखेंगे, नेहरू जी और अमृता कौर जी, इन्होंने नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और 1960 से ही हम इस वीक को मनाते आ रहे हैं। तो अब भी 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में इस वीक को सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद आरबीआई से रिलेटेड न्यूज है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरबीआई के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेलिब्रेशन किया, यानी वहां पे ओपनिंग सेरेमनी थी मुंबई में, क्योंकि आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है, इसलिए पीएम मोदी जी ने उनका ओपनिंग सेरेमनी अटेंड किया। आरबीआई को 90 साल हो गए हैं। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट होता है। ठीक है, और इस दिवस पर एक कोमेमोरेटिव कॉइन, कोमेमोरेटिव क्या होता है? स्मृति में यानी याद में
कोई कॉइन चला रहे हैं, 90 रुपए का कॉइन है, ये आपसी लेन देन के लिए नहीं होता है, ये कॉमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं। तो 90 रुपए डिनोमिनेशन का एक कॉमेमोरेटिव कॉइन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने इशू किया है। आरबीआई ने अपना काम कब शुरू किया था? 1 अप्रैल 1935 को किया था, और इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। आज के दिन इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं एट प्रेजेंट, और पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर थे चितरंजन दास। ठीक है, यानी कि चितरंजन दास देशमुख, सीडी देशमुख जो है पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर थे। तो इन बातों को याद रखोगे। 1935 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, काम शुरू हुआ था, और एक्ट बन गया था पहले ही। आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग काम हुआ, और एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1935 में, और नेशनलाइजेशन हुआ है 1 जनवरी 1949 को। नेशनलाइजेशन कब हुआ है? 1 जन 1949 को नेशनलाइजेशन हुआ था आरबीआई का। पहले ये कोलकाता में स्टैब्लिश हुआ था, 1937 में इसको मुंबई में मूव किया था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी इनके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ऑसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे, और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड सारी पॉलिसीज जो है वो आरबीआई बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे है 2 अप्रैल, वो है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। जो ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स, जो ऑटिस्टिक व्यक्ति होते हैं, उनकी अवेयरनेस को लेके वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है वो मनाया जाता है। यूएन जनरल असेंबली यूएनजीए ने 2007 में सबसे पहले इसको डेजिग्नेट किया था। थीम क्या है? मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल शेयर रीजनल पर्सपेक्टिव। 2024 की ये थीम है, इसको याद रखोगे। बहुत बड़ी थीम वैसे पूछी नहीं जाती, पर फिर भी एक आइडिया आपको होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये 3 अप्रैल को एक स्थापना दिवस मनाया गया आर्मी मेडिकल कोर्प्स का। ये 260th यानी 260वां रेजिंग डे था। ये आर्मी मेडिकल कॉर्प्स वाले क्या करते हैं? जितने भी अपने जवान लोग होते हैं, उन लोगों का मतलब जो भी आर्मी पर्सनल्स होते हैं, उनकी मेडिकल का ध्यान रखते हैं, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज का ध्यान रखते हैं, उनको बीमारियों से बचाते हैं, उनका इलाज करते हैं। 1764 में ये रेज किया गया था। ठीक है, और 2024 3 अप्रैल को इन्होंने 260वां स्थापना दिवस मनाया है। इनका मोटो क्या है? सर्वे संतु निरम्या, मतलब कि लेट ऑल बी फ्री फ्रॉम डिजीज, सबको रोगों से दूर रखो, सबको निरोगी बनाओ। ये सभी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो भी आर्मी से जुड़े पर्सनल हैं या उनकी जो फैमिली है, आर्मी से जुड़े हुए लोगों की जो फैमिली है, उन सभी लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे, और ये 61st नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाया गया। इस दिन होता क्या है? इंडिया का एक वेसल जिसका नाम है एसएस लॉयल्टी, ठीक है, इसको, ये किसका था? ये जो वेसल था ये किसके द्वारा ऑन किया गया था? सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का ये वेसल था, और ये वेसल पहली बार मुंबई से लंदन जाता है 5 अप्रैल 1919 को। 5 अप्रैल 1919, जिस साल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, उस साल मुंबई से लंदन ये एसएस लॉयल्टी वेसल जो है वो जाता है, और इसीलिए इसको नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम वीक भी मनाया जाता है 30 मार्च से 5 अप्रैल तक, उसको भी याद रखोगे। और जिस दिन ये वीक जो है वो एंड होता है, उसी दिन नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में यानी 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वीक की थीम क्या थी? सस्टेनेबल शिपिंग अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अभी बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की। हमने डेज की बात कर ली, नाउ लेट अस मूव टू अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स में सबसे पहला है शेफाली शरण जो हैं वो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनती हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की। पीआईबी, बहुत सारी न्यूज आपको भी रोजाना हम पीआईबी से ही करा रहे हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये भारत सरकार का एक ब्यूरो है, और मंत्रालय के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही है उन सभी का जायजा जो है, उन सभी की न्यूज जो है हम लोगों तक पहुंचाता है। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो शेफाली शरण जी हैं, वो बनाई गई हैं। ठीक है, और मनीष देसाई को रिप्लेस करके शेफाली शरण जो हैं वो यहाँ पे आई हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है? FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। FICCI स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जॉयश्री दास वर्मा जो है वो न्यू प्रेसिडेंट बन गई है, आप देख पा रहे हो। जॉयश्री दास वर्मा न्यू प्रेसिडेंट बन गई है FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की।
ठीक है, FLO कहते हैं। ये FLO जो है 1983 में स्टैब्लिश हुआ था और ये फिकी का ही एक डिवीजन है, मतलब मेल और फीमेल इस तरीके से अलग लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया हुआ है। FLO जो है वो ओल्डेस्ट विमेन लेड और विमेन सेंट्रिक बिजनेस चैम्बर है साउथ ईस्ट एशिया का। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद एसोचैम के नए प्रेसिडेंट जो हैं वो संजय नायर जी को अपॉइंट किया है। एसोचैम के नए प्रेसिडेंट संजय नायर जी को अपॉइंट किया है। इन्होंने अजय सिंह जो लो कोस्ट एयरलाइन स्पाइस जेट के को फाउंडर हैं, अजय सिंह, उनको रिप्लेस करके संजय नायर जी ने इस पद को लिया है। एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये ओल्डेस्ट एपेक्स चैम्बर है कंट्री का, भारत का। ठीक है, और ये न्यूज थी, आपको याद रखना है संजय नायर जी का नाम। अभी बात करते हैं अवार्ड्स की कैटेगरी में चलते हैं। अवार्ड्स किसको मिले हैं? ये भारत रत्न 5 लोगों को मिले हैं, 4 पोस्थ्यूमसली हैं यानी मरणोपरांत मिले हैं, और एक लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको जीते जी ये अवार्ड मिला है। पहले सिर्फ जीवित व्यक्ति को ही ये मिलता था, लेकिन 1966 के आसपास से ये कर दिया था कि पोस्थ्यूमसली भी यानी मरणोपरांत भी हम इस अवार्ड को दिया करेंगे। तो चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव जी, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भारत रत्न से नवाजा गया। तो पोस्थ्यूमसली किस किस को मिला है? पीवी नरसिम्हा राव जी को, फिर चौधरी चरण सिंह जी को, MS स्वामीनाथन जी को, जो आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर भी कहलाते हैं। ठीक है, यानी हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं भारत में। फिर कर्पूरी ठाकुर जी जो फॉर्मर बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2 बार। इन चारों को तो मिला है मरने के बाद यानी मरणोपरांत, जिसको कहते हैं पोस्थ्यूमसली। और लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी लीडर हैं, उनको, जो फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको जीते जी भारत रत्न से नवाजा गया है। भारत रत्न की बात करते हैं। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और 1954 में इंडिया के प्रेसिडेंट 1954 में इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, एक्सेप्शनल सर्विसेज जो भी देते हैं, जो भी देश को अपनी एक्सेप्शनल सर्विसेज देते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडिएवर। ठीक है, ये अवार्ड जो है वो लिविंग पीपल्स को मिलता था, लेकिन 1966 से पोस्थ्यूमसली भी ये अवार्ड मिलने लगा। रिकमेंडेशंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इन व्यक्तियों को आपको अवार्ड देना है। इसके बाद स्कॉच ESG अवार्ड मिला है REC को। REC स्टैंड्स फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। REC का मतलब क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एक महारत्ना कंपनी है। आपको पता है रत्ना स्टेटस मिलते हैं। REC क्या है? REC एक महारत्ना कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस PSU है, महारत्ना इसका स्टेटस है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और ये बहुत बार आता है न्यूज में। REC ना सबसे ज्यादा न्यूज में रहने वाला PSU है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है और RBI के साथ ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस कंपनी की तरह भी ये काम करता है। क्लियर? इसको अवार्ड मिला है स्कॉच ESG अवार्ड। ठीक है, स्कॉच ESG अवार्ड 2024 में इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी। मतलब कि इन्होंने ऐसा काम किया है जिससे रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा जनरेट हुई है और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो सेफ रहा है। अभी ऑबिचुरीज की बात करते हैं। ये आकाशवाणी से रिलेटेड न्यूज है। मिजो यानी मिजोरम की एक आर्टिस्ट, ठीक है, मिजोरम की एक आर्टिस्ट जिनका नाम था वहनुलुपुई, ये इनका नाम था। ठीक है, वनहुलुपुई कह दीजिए आप, जिन्होंने लगभग 11 साल की उम्र में आकाशवाणी को ज्वाइन किया था। और ये मिजोरम की ओनली आर्टिस्ट है ऑल इंडिया रेडियो में काम करने वाली। 77 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। एजवाल मिजोरम के अंदर इनका 1946 में जन्म हुआ और 1957 से 46 में इनका जन्म हुआ है, 57 से इन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। 1969 में ही, मतलब बहुत कम उम्र में ही, इन्होंने ग्रेड A की कैटेगरी की अचीवमेंट्स ले ली थी। मतलब बहुत ही पहुंची हुई, बहुत ही कलाकार टाइप की ये महिला हैं और 77 की उम्र में, 77 की उम्र में इनका देहांत हो गया। मिजोरम से ओनली मिजो टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ये रही है। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन सूबेदार थानसिया जी का देहांत हो गया 102 की उम्र में। ठीक है, 102 की उम्र में इनका देहांत हो गया। ये जब कोहिमा का बैटल हो रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान,
उस समय इन्होंने बहुत शक्ति अपनी दिखाई, मतलब बहुत अपना योगदान दिया, और ये भी मिजोरम से थे, इनका भी देहांत हो गया। इसके बाद फॉर्मर एशियाड स्टार डियाना साइमे तिवारी पासेस अवे, इनका भी देहांत हो गया है। 1962 में एशियन गेम्स जकार्ता के अंदर खेले इन्होंने, और ये टॉर्च बियरर भी रही हैं बलबीर सिंह सर के साथ, ठीक है, हॉकी आइकन बलबीर सिंह सर के साथ ये टॉर्च बियरर भी रही है 1982 में एशियन गेम्स में न्यू दिल्ली में, तो इनका भी देहांत हो गया, हॉकी प्लेयर हैं। फिर रवि अचान जी, इनका भी देहांत हो गया, ये भी एक लेजेंडरी क्रिकेटर रहे, 96 की उम्र में इनका देहांत हो गया, केरला क्रिकेट कैप्टन ये रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने 100 विकेट्स का रिकॉर्ड बनाया है, 1000 रन्स का रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन, मतलब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया। इनका नाम क्या है? वेनेजुएला के ये हैं, नाम है इनका उआन विंसेंट पेरेज। उआन जे साइलेंट रहेगा, उआन विंसेंट पेरेज जो है वो इनका नाम रहेगा, पूरा नाम मोरा भी है आगे, ठीक है, वेनेजुएला के हैं, और 114 की उम्र में, जब 112 के हुए थे तब इनका नाम गिनीज बुक में आ गया था, अब 114 की उम्र में इनका देहांत हो गया है, तो ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट मैन है, ठीक है, और इनका देहांत हो गया 114 की उम्र में। अभी नेशनल न्यूज की बात करते हैं। नेशनल न्यूज में इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप जारी किया है, मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर। पिछले ही हफ्ते हमने पढ़ा सक्षम ऐप लेके आए हैं, ये सीविजिल ऐप लेके आए हैं ये, अब एक और ऐप आ गई मिथ एंड रियलिटी रजिस्टर। इसमें क्या होता है, जैसे जब इलेक्शन ईयर होता है ना, तो बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी हकीकत हवाओं में, सुर्खियों में चलती रहती है कि फला मंत्री ने ये कर दिया, ईवीएम में ये हो गया, ये घोटाला हो गया, बीजेपी ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, तो कितनी हकीकत है, कितनी मिथ्या है, इस चीज को जानने के लिए कि सच में चल क्या रहा है इलेक्शन कमीशन में, इन चीजों को जानने के लिए मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर इलेक्शन कमीशन की ऐप है, ठीक है। इसमें होगा क्या, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है, इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करने के लिए इस ऐप को बनाया गया है, जनरल इलेक्शन 2024 के पार्ट की तरह, ठीक है, और इसको लॉन्च किया है राजीव कुमार जी ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर जो अभी आए थे, एक तो ज्ञानेश कुमार और एक सुखबीर सिंह संधू, जो निर्वाचन सदन के अंदर न्यू दिल्ली में बैठे हैं। इसके बाद आपको पता है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में क्या होता है, हर 2 साल के बाद, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल के बाद 1/3 लोग जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, 1/3 पीपल जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल के बाद। तो अभी हुआ क्या है, अभी 9 यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं वो रिटायर हुए हैं, 9 यूनियन मिनिस्टर रिटायर हुए हैं, और उन 9 में से एक व्यक्ति हैं हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी। ये राज्यसभा के सांसद रहे, बहुत लंबा कार्यकाल, लगभग 33 साल इनका कार्यकाल रहा है, और क्योंकि बार बार रीअपॉइंट हो सकते हैं ना, बार बार री इलेक्ट हो सकते हैं हम राज्यसभा में, तो अब ये रिटायर हो गए हैं राज्यसभा से 54 एमपीज, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिसमें से 9 यूनियन मिनिस्टर ये रिटायर हुए हैं राज्यसभा से, इसको याद रखोगे। मनमोहन सिंह जी की बात करते हैं। राज्यसभा में 33 साल लंबी पारी इन्होंने समाप्त की, मतलब बहुत लंबा समय इन्होंने राज्यसभा के साथ बिताया, और 3 अप्रैल को रिटायरमेंट ले लिया है। और अक्टूबर 1991 में पहली बार, फर्स्ट टाइम ये अक्टूबर 1991 में राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, और 5 बार लगातार ये 5 बार से भी ज्यादा री इलेक्ट होते रहे हैं। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में, जिस समय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो आईएमएफ में जाके भारत को एलपीजी रिफॉर्म का तोहफा देते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर 2004 से 2014 तक ये रहे हैं। और राज्यसभा की बात करें तो टोटल 250 मेंबर होते हैं, 238 मेंबर स्टेट और यूनियन से, और 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, आर्ट के बेस पे, लिटरेचर के बेस पे, सोशल सर्विस के बेस पे, ठीक है। और राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, लेकिन उसके जो मेंबर्स हैं हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। यानी राज्यसभा एक परमानेंट चैम्बर है, लेकिन उसके हर एक मेंबर का कार्यकाल कितना है, 6 साल का है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, पारादीप पोर्ट जो है वो भारत का कार्गो हैंडल करने वाला सबसे बड़ा पोर्ट बन गया है। अभी तक कांडला का जो पोर्ट था वो सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल करता था,
लेकिन अब पैराडिप पोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल करता है, 145.38 मिलियन मैट्रिक टन MMT। इतना ज्यादा कार्गो अब की बार पैराडिप पोर्ट ने हैंडल किया है। ठीक है, ये न्यूज है 2023-24 में इतना सारा कार्गो पैराडिप पोर्ट ने, ठीक है, इसको पैराडिप पोर्ट अथॉरिटी संभालती है और ये 56 इयर्स पुराना पोर्ट है। ठीक है, और इसने 56 इयर्स की जो हिस्ट्री थी, मतलब अब तक कांडला पोर्ट ही जो है वो नंबर 1 आता था, पहली बार पैराडिप पोर्ट ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। अभी आगे चलते हैं, आगे क्या है, बाल्को को ASI सर्टिफिकेट जो है वो मिला है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 के अगेंस्ट। सस्टेनेबल सॉल्यूशन किया है बाल्को ने। ये बाल्को क्या है इसको देखो, देखो बाल्को क्या है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, वेदांता एल्यूमिनियम की एक यूनिट है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, और इसको एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि सर्टिफिकेशन मिला है, V3 सर्टिफिकेशन इनको मिला है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई किया है और अपनी फैसिलिटीज दी है छत्तीसगढ़ कोरबा के अंदर। सर्टिफिकेशन जो है वो ये बताता है कि 3 पिलर्स पे इन्होंने खास काम किया है, एनवायरनमेंट पे, सोशल पे और गवर्नेंस पे, मतलब ESG बातों का ध्यान रखते हुए ये आगे बढ़े हैं। अब स्टेट न्यूज की बात करते हैं। GI टैग्स मिले हैं लगभग 60 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स को। तो जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम बातें करते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम बातें करते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट GI टैग जो हैं वो है उनकी अभी बातें करते हैं। पूरी लिस्ट हम लोग देखते हैं। देखो, जिसको भी GI टैग लेना है वो चेन्नई बेस्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है। अगर वहां से अप्रूवल मिल जाता है फिर GI टैग जो है वो मिल जाएगा। देखते हैं, देखिए सबसे पहले किसकी बात हो रही है, असम की। असम के अंदर अशारी कांडी टेराकोटा क्राफ्ट जो है, मतलब कि टेराकोटा जिससे पोट्री बनाई जाती है, उसको असम से ये GI टैग मिला है। ठीक है, फिर पानी मेटका क्राफ्ट असम से, पानी मेटका यानी कि वाटर हाइसिंथ, जो एक पानी में आने वाली एक स्पीसीज है या मैं कहूँ फ्लावर है एक टाइप का, उससे ये चीजें बनाई जाती है, क्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, उनको भी असम की तरफ से ये GI टैग मिला है। फिर मिजिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो हैं ये भी असम के हैं। ठीक है, ये कुछ गारमेंट्स हैं जिनको विमेन जो है वो बनाती हैं, तो ये इस तरीके का एक अलग प्रकार का कपड़ा है या मैं कहूँ ये गारमेंट्स हैं जो जिनको मिजिंग हैंडलूम कहा जा रहा है। ये भी प्रोडक्ट जो है ये असम के हैं, इनको मिला है GI टैग। फिर सार्थेबारी मेटल क्राफ्ट, जिसके मंदिरों में आप घंटिया वंटिया देखते हो ना, उस मेटल क्राफ्ट को, वो भी असम से, इनको भी GI टैग मिला है। उसके बाद असम से बोडोवेरी सिल्क। ठीक है, ये सिल्क का एक प्रकार है जहां से असम से इसको भी GI टैग मिला है। फिर बैम्बू यानी कि जापी, ठीक है, बांस की एक तरीके का, इस तरीके का पाम लीव का बनने वाला एक हैट टाइप की है, टोपी टाइप की है, इसको भी असम से GI टैग मिला है। बिहू ढोल, बिहू डांस होता है, बिहू फेस्टिवल भी होता है, असम का है, तो बिहू ढोल को असम से GI टैग मिला है। फिर बोडो ठोरका, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बोडो सिफुंग, ये एक बांसुरी है, फ्लूट है, इनको भी असम से GI टैग मिला है। फिर उसके बाद बोडो जांगरा, ये एक स्कार्फ है। बोडो गमसा, ये गमसा मतलब कि एक ट्रेडिशनल ड्रेस है मैन की, जो इन्होंने ऐसे धोती सी बांधी हुई है। फिर बोडो दोखोना, ठीक है, ये ट्रेडिशनल अटायर है विमेन का, बोडो विमेन का ट्रेडिशनल अटायर है, इसको GI टैग मिला है। ठीक है, फिर त्रिपुरा से किस किस को मिला है, पचरा रिगनई, ठीक है, ये एक स्टॉल टाइप का चीज है। ठीक है, स्टॉल होता है ना, तो स्टॉल टाइप की चीज है, त्रिपुरा से इसको GI टैग मिला है। फिर माता बरी पेड़ा, ये प्रसाद की तरह यूज किया जाता है त्रिपुरेश्वरी टेम्पल त्रिपुरा के अंदर, तो इनको भी GI टैग मिला है। उसके बाद है लरनाई पॉटरी, ठीक है, मेघालय की, ये ब्लैक पॉटरी है, जैंत्रा हिल के विलेजेस के अंदर बनाई जाती है, वहां से GI टैग आया है। फिर चुबिची, ये मेघालय का है, ठीक है, एक अल्कोहलिक बेवरेज है। ठीक है, अल्कोहलिक, जैसे भांग आप देखते हो ना नॉर्थ इंडिया में, कुछ इस तरीके का होता है, और मेघालय से इसको GI टैग मिला है। ठीक है, उसके बाद लॉइन लूम, ये मेघालय का एक टेक्सटाइल है, एक टेक्सटाइल का टाइप है, इसको GI टैग मिला है। देन बनारस की ठंडाई, आप देख पा रहे हो, बनारस का तबला, बनारस की शहनाई, बनारस का लाल भरमा मिर्च का अचार,
ठीक है, बहुत टेस्टी होता है, मैंने भी खाया हुआ है। बनारस का लाल पेड़ा, इन सब चीजों को बनारस की तरफ से जो है ये जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग थे वो हमने रिवाइज किए। अभी एक और न्यूज आ रही है वायकॉम सत्याग्रह को लेके। तो वायकॉम सत्याग्रह साउथ इंडिया में होता है, 30 मार्च 1924 से लेके 30 नवंबर 1925 तक चलता है। होता क्या है, आप साउथ इंडिया में देखोगे ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण का बहुत विवाद हमेशा से रहा है। तो पहले क्या था, वहां मंदिर था, ठीक है, और मंदिर के प्रांगण में छोड़ो, मंदिर के पास से, मंदिर के पास जो सड़क जाती है वहां से भी अगर शेड्यूल कास्ट के या लोअर कास्ट के लोग गुजर जाते थे तो वो भी अपराध माना जाता था, जिसके चलते ये सत्याग्रह लड़ा गया था लगभग 603 दिन के लिए। ठीक है, लगभग 603 दिन ये पूरा अनटचेबिलिटी से डील करने के लिए, यानी छुआछूत को खत्म करने के लिए केरला में ये पूरा एक नॉन वायलेंट एजिटेशन होता है। मतलब ये वायलेंट नहीं है, नॉन वायलेंट एजिटेशन ये होता है। ठीक है, और पब्लिक रोड्स पे जो बैकवर्ड कम्युनिटी है वो वायकोम महादेवा टेम्पल के पब्लिक रोड्स पे भी नहीं चल सकती थी, तो उसके लिए ये विद्रोह किया जा रहा था, ये एजिटेशन किया जा रहा था। और सत्याग्रह शुरू होता है ये 30 मार्च 1924 को और खत्म होता है 23 नवंबर 1925 को। बहुत बड़े बड़े कांग्रेस लीडर ने इसमें हिस्सा लिया था, महात्मा गांधी जी खुद इसके अंदर शामिल थे क्योंकि ये नॉन वायलेंट था। फिर उसके बाद कोडईकनल सोलर ऑब्जर्वेटरी कंप्लीट्स 125 ईयर्स ऑफ सोलर स्टडीज। देखो जो ये कोडईकनल है, यहाँ पे एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है। इस सोलर ऑब्जर्वेटरी ने लगभग 125 साल होने वाले हैं सूर्य को ऑब्जर्व करते हुए, सूर्य को स्टडी करते हुए। ये जो कोडईकनल सोलर ऑब्जर्वेटरी है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, यानी कि बेंगलुरु बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर आती है। और 1 अप्रैल 2024 को ये 125 साल पूरे होने पे इन्होंने सेलिब्रेट किया। 1 अप्रैल 1999 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इसने 1.2 लाख डिजिटाइज्ड सोलर इमेजेस जो है वो इकट्ठी अब तक कर ली है। हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज सूर्य के बारे में ये रिकॉर्ड करते हैं। 20वीं शताब्दी से इन्होंने शुरू की थी ये चीजें। ठीक है, इन 1909 एवरशेड इफेक्ट भी जो है वो डिस्कवर किया गया था केएसओ के अंदर। ठीक, तो इसके बाद आगे चलते हैं। तमिलनाडु गवर्नर जो है आर.एन. रवि, इन्होंने परमवीर चक्र गार्डन जो है तमिलनाडु ताम्बरम के अंदर शुरू किया है। तो परमवीर चक्र गार्डन जो है तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने शुरू किया है। ठीक है, ये जो गार्डन है, ये जो 21 परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं उन सभी की फोटो यहाँ पे है, उन सभी का स्टैचू यहाँ पे है। तो ये परमवीर चक्र गार्डन तमिलनाडु के अंदर है, इसको याद रखोगे। इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज पे आते हैं। देखो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है जुडिथ सुमिनवा तुलुका, इनको जो अफ्रीका की पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर है, इनको अपॉइंट किया है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की ये प्राइम मिनिस्टर बनी है, जिसकी कैपिटल है किंशासा, करेंसी है क्या है फ्रांस। ठीक है, और प्रेसिडेंट है फेलिक्स शिसेकेडी। ठीक है, ये प्रेसिडेंट है। तो अब प्राइम मिनिस्टर पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर रही है। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट नंगंगवा, इन्होंने नेशनल डिजास्टर ओवर ड्रोट जो है वो अनाउंस किया है। जिम्बाब्वे के अंदर राष्ट्रीय सूखा घोषित कर दिया है, मतलब वहां पे पानी की इतनी कमी हो गई है। एल नीनो, ड्यू टू एल नीनो इंड्यूस्ड, क्योंकि एल नीनो के चलते क्या होता है, जो नॉर्मल रेनफॉल होता है वो होता नहीं है, और 80% कम बारिश वहां पे हुई है, जिससे वहां पे भूख के आसार हो गए हैं, आपात के आसार हो गए हैं। ठीक है, $2 बिलियन, इन्होंने कहा कि हमको $2 बिलियन अमाउंट की जरूरत होगी अगर हमको इस भूख से बचना है। तो फूड प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। लगभग 2.7 मिलियन पीपल जो है वो भूख को फेस करेंगे। इसके साथ साथ ना केवल जिम्बाब्वे बल्कि जाम्बिया और मालावी जो पड़ोसी कंट्रीज हैं, उनको भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ रहा है। इसकी करेंसी है जिम्बाब्वियन डॉलर और कैपिटल है हरारे। ठीक है, उसके बाद ताइवान के अंदर डेडलीस्ट अर्थक्वेक आता है। आपको पता है ताइवान रिंग ऑफ फायर के बहुत नजदीक है, तो अर्थक्वेक आते ही रहते हैं यहाँ पे। तो ताइवान के अंदर 7.2 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पे मापा, 7.2 मैग्नीट्यूड जो बहुत हाई होता है। नेपाल में आया था इस तरीके का, तो वहां पे मैसिव अर्थक्वेक आया है, बहुत ज्यादा नुकसान वहां पे हुआ है क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर के पास है। तो यहाँ पे वोल्केनो और अर्थक्वेक आते ही रहते हैं। ठीक है,
आइलैंड के सराउंडिंग मतलब कि लगभग 2000 अर्थक्वेक इसमें अब तक आ चुके हैं 1980 से लेके अब तक, और जिसमें से 100 अर्थक्वेक 5.5 मैग्नीट्यूड से ज्यादा के हैं, मतलब बहुत खतरनाक सिचुएशन वहां रहती है। ये रिंग ऑफ फायर आप देख रहे हो जहां पे पैसिफिक प्लेट जो है वो इन अलग अलग प्लेट्स, फिलिपाइन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के साथ जब कन्वर्जेंस करती है, एक तरफ कॉन्टिनेंटल प्लेट एक तरफ ओशन प्लेट्स जब कन्वर्ज कर रही है तो ओशन प्लेट मर्ज हो जाती है और नीचे वल्केनो और अर्थक्वेक आता है, तो इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। लगभग 40,000 किलोमीटर की ये पूरी जगह है पैसिफिक प्लेट के अंदर, यानी ओशन, पैसिफिक ओशन के अंदर, जहां पे वल्केनो और अर्थक्वेक आते ही रहते हैं। ठीक है, ये सरकम पैसिफिक बेल्ट है पैसिफिक ओशन के अंदर, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक यहाँ पे आते हैं। हॉर्सशू टाइप का सेमी सर्कल है, लगभग 40,200 किलोमीटर, 40,250 किलोमीटर का ये एरिया है। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से यहाँ पे वल्केनो और ये सब आता रहता है। ये वो देश हैं जो इनसे प्रभावित रहते हैं। ताइवान भी बहुत नजदीक है इसके। ठीक है, अभी बात करते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की। स्पोर्ट्स कैटेगरी में सबसे पहले जो रोहन बोपान्ना है, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। मियामी ओपन्स के अंदर मेंस डबल टाइटल का खुद का ही रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया है। 1000 टाइटल ऑन द एटीपी यानी टेनिस प्रोफेशनल 1000 टाइटल्स जो है इनको मिल गए हैं एट द एज ऑफ 44। और ऑस्ट्रेलियन पार्टनर इनके हैं मैथ्यू एब्डन, जिनके साथ इन्होंने ये मियामी ओपन का चैलेंज जो है वो जीता है। ठीक है, तो इसको याद रखोगे। इसके बाद विमेन सिंगल्स किसने जीता है? अमेरिका की डैनियल कॉलिंस ने, एलिना को इन्होंने हराया है। और मैन सिंगल्स किसने जीता है? इटालियन जैनिक सिनर ने ग्रिगोर डिमिट्रोव को हरा के सिनर ने मैन सिंगल जीता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है शरफुदौला इब्ने शाहिद, ये पहले बांग्लादेशी एम्पायर बन गए हैं आईसीसी इलीट पैनल ऑफ अंपायर के अंदर जगह लेने वाले। बांग्लादेश के पहले एम्पायर इस पैनल में जगह लेने वाले। ये ऐसा पैनल होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने जबरदस्त एम्पायर्स हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं, जगह बनाते हैं अपनी। तो ये बांग्लादेश के पहले अंपायर इब्ने शाहिद जो है वो इसमें जगह बनाते हैं। इंडिया के नितिन मैनर लगभग 5वीं बार जो है इस पैनल के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश से पहले अंपायर रहे हैं। उसके बाद हॉकी इंडिया अवार्ड जो है वो हार्दिक सिंह और सालिमा तेते को मिला है। ये कौन सा अवार्ड है? बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड जो है प्ले ऑफ द ईयर 2023 के लिए हार्दिक जी को और सालिमा तेते को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो सालिमा तेते ने हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड जो है 2023 विमेंस कैटेगरी के अंदर जीता, और हार्दिक सिंह जी ने 25 लाख का कैश प्राइज और ये अवार्ड जो है मेंस कैटेगरी के अंदर जीता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। और अशोक कुमार को ऑनर किया गया है जो ओलंपियन है और वर्ल्ड कप विनर है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। फिर उसके बाद धोनी, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जी की न्यूज आई है। इसमें क्या है कि इन्होंने ये T20 क्रिकेट के अंदर पहले ऐसे विकेट कीपर बन गए हैं जिन्होंने 300 विकेट्स ले ली हैं। पहले ऐसे विकेट कीपर बन गए हैं जिन्होंने 300 विकेट्स ले ली है और 7000 का रन जो है वो स्कोर किया है T20 क्रिकेट के अंदर। दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट 42 ईयर्स ओल्ड के दौरान ये 300 विकेट वाला जो अवार्ड है इस विकेट कीपर ने यानी महेंद्र सिंह धोनी ने ये पूरा किया है। तो सबसे ज्यादा विकेट्स किसने ली है T20 में? MS धोनी 300, फिर दिनेश कार्तिक 274 और कामरन आकमल ये भी 274 विकेट्स ले चुके हैं। उसके बाद पेरिस ओलंपिक्स को क्वालिफाई करने वाली भारत की ओनली इंडियन वेट लिफ्टर जो है वो मीराबाई चानू बनी है। 49 kg की कैटेगरी के अंदर ग्रुप बी में ये पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। भारत से एकमात्र यही रही जिन्होंने पेरिस के लिए क्वालिफाई किया है। महाराष्ट्र टीम ने 56 नेशनल खो खो को जीत लिया है। मेंस विमेंस दोनों में ही चैंपियन ये रहे हैं। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर ये खो खो चैंपियनशिप हो रहा था। उसके बाद अर्जुन एरिगेसी, विश्वनाथन आनंद का जो रिकॉर्ड है उसको हटाते हुए अर्जुन एरिगेसी जो एक चेस प्लेयर हैं ये नंबर 1 पे आ गए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखोगे। वर्ल्ड में 9th नंबर पे है, इंडिया में पहली बार है और इन्होंने 5 बार वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद को फिडे की लिस्ट में पीछे छोड़ दिया है। अभी बात करते हैं साइंस एंड टेक कैटेगरी की। साइंस एंड टेक कैटेगरी के अंदर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कार टी सेल थेरेपी को नेशन को एक अवार्ड दिया है, एक मैं कहूंगी पुरस्कार दिया है। ये ऐसी कैंसर की थेरेपी है, ये कि ऐसी कार टी सेल जो है कैंसर को ट्रीट करने की थेरेपी जो बहुत महंगी होती थी, तो इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसका कॉस्ट काफी रिड्यूस कर दिया है।
इस टेक्नोलॉजी को आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है, लेकिन इसका स्टार्टअप या इंक्यूबेशन या इस पे टेस्टिंग कौन कर रहा है? टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई का, वो इसके ऊपर सारी टेस्टिंग कर रहा है। वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल कार टी सेल थेरेपी अब ये मानी जाएगी। इसके बाद पीआरएल अहमदाबाद ने ये ऐसा कहा कि जुपिटर का जो उपग्रह है, जुपिटर का जो मून है जिसका नाम है कैलिस्टो, वहां पे ओजोन हो सकता है, ऐसी आशंका जताई है। साइंटिस्ट हैं आर रामचंद्रन, जो फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद को चलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जुपिटर के मून कैलिस्टो के ऊपर ओजोन मिल सकता है। ठीक है, तो ये आशंका उन्होंने जताई है। जुपिटर में आपको पता है 95 मून्स हैं, उसमें से एक है कैलिस्टो, और सबसे बड़ा मून है उनका गैनीमेड। ठीक है, 95 मून्स में सबसे बड़ा है गैनीमेड, और कैलिस्टो भी 3rd नंबर पे आता है। 3rd लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का आफ्टर गैनीमेड एंड टाइटन। ठीक है, आगे चलते हैं। नासा जो है लूनार टाइम स्टैंडर्ड बना रहा है। व्हाइट हाउस ने नासा को कहा है कि लूनार टाइम स्टैंडर्ड बनाओ, मतलब जब कोई व्यक्ति चांद पे पहुंचता है तो चांद का अलग से, मून का अलग से टाइम स्टैंडर्ड टाइम जोन होना चाहिए। तो ये बात नासा को कही है व्हाइट हाउस ने। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल सन जो है साउथ कोरिया, देखो चाइना के अंदर एक आर्टिफिशियल सन बन रहा था, एक साउथ कोरिया में काम चल रहा था आर्टिफिशियल सन पे। तो सन के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन होता है और 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। लेकिन ये जो साउथ कोरिया का आर्टिफिशियल सन है, 48 सेकेंड्स के लिए ये 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक तापमान को ले जाते हैं फॉर 48 सेकेंड, जो छोटी बात नहीं है। धरती पे इतना तापमान पहुंचाना छोटी बात नहीं है। ये जो साउथ कोरिया की रिसर्च सेंटर है उसका नाम है कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामेक एडवांस रिसर्च, मतलब इन्होंने अपने सन को ये नाम दिया है के स्टार, जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव कर लिया है। सन में तो केवल 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस ही है। इसके बाद इंसान ने इंसानों की सारी कमी पूरी कर दी। अभी तक कहते थे रोबोट तो ऐसा है जिसमें इमोशंस नहीं है, लो जी इमोशन वाला रोबोट भी आ गया जिसका नाम है ईवीआई। जैसे हम सुख में दुख में हमारा टोन बदला होता है ना, खुश हैं तो बहुत ऐसे चहकते दिखेंगे, दुखी हैं तो ऐसे रोंदू सा मुंह बनाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब एक ऐसा रोबोट, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिवाइस बना दिया है जिसका नाम है ईवीआई। ठीक है, जो इमोशंस को समझेगा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला दुनिया का पहला एआई जो है वो बन गया है। एम्पैथेटिक वॉइस इंटरफेस ईवीआई इसका नाम है, न्यूयॉर्क बेस्ड ह्यूम ने इसको बनाया है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, आप जैसा एप्लीकेशन इसके अंदर डालोगे और ये खुद से समझ के उस चीज का आंसर जो है वो करेगा। तो आज तक भावनाएं नहीं थी रोबोट में, वो भी आ गई। इंडेक्स की बात करते हैं। मैं एक बार पानी पी लूं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इंडेक्सेस के अंदर कार्बन मेजर रिपोर्ट बाय इन्फ्लुएंस मैप क्या कहता है? कहता है एक मैप जारी हुआ है और उसमें यह बताया है कि कार्बन कितना एमिट हो रहा है। इट इज रिपोर्ट बाय नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक इन्फ्लुएंस मैप। इन्फ्लुएंस मैप क्या है? इन्फ्लुएंस मैप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कार्बन के ऊपर एक रिपोर्ट दी है। ठीक है, मैप नहीं है, मतलब ये एक रिपोर्ट है। इन्फ्लुएंस मैप नाम के नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये कहा है 80% विश्व का 80% कार्बन एमिशन 57 फॉसिल फ्यूल से रिड्यूस हो रहा है, मतलब रिलीज हो रहा है, एमिट हो रहा है। ठीक है, और 3 कार्बन डाइऑक्साइड एमिटिंग कंपनीज कौन कौन सी है? सऊदी अरामेको, गैसप्रोम और कोल इंडिया। ये 3 ऐसी हैं जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर रही है। फिर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आती है 2024 की, जिसको ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ये दोनों मिलकर इसको रिलीज करते हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 आती है, रिलीज्ड बाय ILO एंड IHD। ठीक है, की फाइंडिंग्स क्या है? कहता है 2004 से 5 और 21-22 में एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स कैसा है, इंप्रूव किया है नहीं किया है, उसको ये बताता है। बिहार, ओडिशा, झारखंड, यूपी ये जो है सबसे लो पे रहे, सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ है। दिल्ली, HP, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात यहाँ पे टॉप में ये चीजें रही, मतलब ठीक ठाक से हालात रहे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया के अंदर 15 साल से बड़े लोगों का 55.2% रहा 2022 में।
जो वर्ल्ड की एवरेज से, वर्ल्ड एवरेज है 59.8, तो इंडिया में ये कम रहा। फिर पिछले 20 साल से जो चीजें डिक्लाइन हो रही थी, ठीक है, 2019 में वो थोड़ी बेहतर हुई चीजें। ये कहा कि पिछले 20 सालों के अंदर जो काम नहीं हो पा रहे थे 19 से 2022 के बीच में, वो चीजें थोड़ी बेटर हुई है। डाटा याद करो ना करो, ज्यादा जरूरी नहीं है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 12 से 19 के बीच में वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 2019 से 22 में अच्छा हुआ है। फिर ये कहा है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये डिक्लाइन हुआ जब इसको मेल काउंटर पार्ट के साथ कंपेयर किया गया, लेकिन फिर से 2019 से 22 में ये हालात सुधर गए और पहले से थोड़ी बेटर पोजीशन जो है फीमेल की भी और मेल की होने लगी। जेंडर गैप इंडियन लेबर मार्केट में थोड़ा बुरा है, अगर हम दुनिया से कंपेयर करें तो अपने यहाँ पे जेंडर गैप बहुत ज्यादा है। इसके बाद सबसे ज्यादा नौकरियां लोग किस में कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कर रहे हैं, ऐसा ये रिपोर्ट बता रही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 55.8% काम तो खुद के स्वरोजगार है, ठीक है। उसके बाद जो है कैजुअल एम्प्लॉयमेंट लगातार डिक्लाइन हो रही है, तो कहीं अच्छा कहीं बुरा हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज होगा, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, ये ऐसा कहा जा रहा है जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा बेरोजगार है। उसकी वजह होती है, देखो पढ़े लिखे लोग ना कम सैलरी में काम नहीं करते हैं, और कम सैलरी के तो काम मिल जाते हैं, तो अनपढ़ आदमी तो उसको कर लेगा, पर जितने इतने बंदा एमबीए करके 5,000 की नौकरी कैसे करेगा। तो बिल्कुल उसी वजह से होता क्या है, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बेरोजगार ज्यादा घूम रहे हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एजुकेटेड जॉब लॉस, मतलब कि पढ़े लिखे बेरोजगार, तो बहुत बुरा हाल है। ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी गई, ऐसा कहा गया। ये थी अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के बारे में मोटी मोटी बातें। अब इसके बाद इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन इंडिया 2024 में कौन है, देखो फोर्ब्स की लिस्ट आई। मुकेश अंबानी ने इंडिया में टॉप किया, गौतम अडानी सेकंड नंबर पे, इंडिया में, नॉट इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में मुकेश अंबानी 9th नंबर पे है, ठीक है। फोर्ब की लिस्ट वर्ल्ड बिलियनियर्स को बताती है और पूरी दुनिया में 2781 बिलियनियर हैं। 200 इंडियंस जो हैं, इन 2000 लोगों में 200 भारतीय भी हैं। पिछले साल 169 लोग थे, अब 200 इंडियंस इसमें आ गए हैं। और इन सबकी हम अगर वेल्थ को कंबाइन कर दें तो $954 बिलियन जो है, इतना वेल्थ जो है वो इनके है। पिछले साल से 41% इंक्रीज हुआ है। मुकेश अंबानी पूरी दुनिया में 9th रैंक पे है, इंडिया और एशिया में 1st नंबर पे है। गौतम अडानी पूरी दुनिया में 17th रैंक पे है, इंडिया और एशिया में 2nd नंबर पे है, ठीक है। यूएस के अंदर सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं 813, ठीक। बर्नार्ड अर्नोल्ट दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं, बर्नार्ड अर्नोल्ट, यहां पे आप उनका नाम देख रहे हो। देन एलन मस्क, ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पे जेफ बेजोस। वेल्दिएस्ट विमेन जो है वो फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर, जो ग्रैंड डॉटर है एल ओरियल की, वो वेल्दिएस्ट विमेन का यहाँ पे खिताब ले जाती हैं। अब डिफेंस की बातें करते हैं। डिफेंस कहता है स्पुतनिक यानी इंडिया एयरफोर्स का 10 दिन का ये एक एक्सरसाइज, गगन शक्ति वॉर एक्सरसाइज जो है वो शुरू होता है। 10 दिन का है, मेगा एक्सरसाइज है। 1 से 10 अप्रैल के बीच में इंडियन एयरफोर्स की बिगेस्ट एक्सरसाइज है और सारे एयरफोर्स स्टेशन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 5 साल में एक बार ये होता है। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर ये हो रहा है, पोखरन के पास। एक्सरसाइज जो है 10 अप्रैल तक चलेगी, ठीक है। 2018 से शुरू हुई थी गगन शक्ति के नाम से और 10 दिन की ये मेगा एक्सरसाइज है। उसके बाद अग्नि प्राइम मिसाइल जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट की गई है, फ्लाइट टेस्ट की गई है उड़ीसा के अंदर। ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के साथ डीआरडीओ ने इसको बनाया है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उड़ीसा के अंदर, वहां से इसको टेस्ट किया गया है। अग्नि प्राइम का ट्रायल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, रिलायबल काफी है ये, और जो पुराने वाली अग्नि 1 अग्नि 2 थी उनको ये रिप्लेस कर देगा क्योंकि ये न्यू जनरेशन की है। मीडियम रेंज है, न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब इस तरीके का इसका ट्रेजेक्ट्री मोशन रहेगा। रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। न्यू जनरेशन है, ठीक है, और ये रिप्लेस करेगा पृथ्वी को, अग्नि 1 को और अग्नि 2 को। ये पुरानी हो गई है लगभग 20-20 साल, तो अब नई जनरेशन की ये नई मिसाइल जो है वो आ गई है। न्यूक्लियर को स्ट्राइक करेगी अगेंस्ट टारगेट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है वो पाकिस्तान तक ही रखी है। अभी फाइनेंस और इकोनॉमी की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ बताई है 7.5% रहने वाली है। बस इतना ही आप याद रखें, ठीक है, इतनी ही बात बहुत है याद रखने के लिए। अभी रिवीजन क्वेश्चंस की बारी है।
कुछ क्वेश्चंस आप बताओगे, कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगी। पहले 5-7 क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ। विच मून ऑफ जुपिटर वाज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी वेयर ओजोन इज डिस्कवर्ड? कौन से मून पर, जुपिटर के कौन से मून पर ऐसा कहा है कि ओजोन मिल सकता है? तो कैलिस्टो, ठीक है, कैलिस्टो, ठीक। उसके बाद Which organized was honored with Scotch ESG award? Scotch ESG award रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी में किसको मिला है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसके अंदर? ए। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024? मीराबाई चानू। कौन है? मीराबाई चानू है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट विकेट कीपर टू कंप्लीट 300 डिसमिसल इन 2020? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। 300 विकेट का खिताब इनको जाता है, 7000 रन स्कोर किए हैं। हु हैज अज्यूम्ड चार्जेस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडस्ट्री चैम्बर एसोचैम? एसोचैम का चेयरमैन कौन बने हैं? अभी देखा था संजय नायर जी, ठीक है, संजय नायर जी अजय सिंह को रिप्लेस करके। नेक्स्ट जो है, विच स्टेट इमर्ज्ड एज द चैंपियन इन बोथ मेंस एंड विमेन्स सेक्शन इन 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप? नेशनल खो खो चैंपियनशिप के अंदर किसने सबसे आगे अवार्ड बनाया है? महाराष्ट्र ने, ये आपको पता है। इसके बाद ये यहां से आपको बताना है, फोर्ब्स की लिस्ट में रिचेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड, भारत में तो मुकेश अंबानी है, दुनिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है आपको बताना है। हु वाज जुआन विंसेंट पेरेज मोरा? जिनका अभी निधन हुआ था 114 की उम्र में, वो कौन थे? वो आपको बताना है, ठीक है। Who is the projected growth rate for the Indian economy in 2024 according to the World Bank? वर्ल्ड बैंक ने 2024 में भारत की ग्रोथ कितना प्रोजेक्शन किया है वो बताना है। हाउ मेनी करियर ग्रैंड स्लैम्स टाइटल्स हैज रोहन बोपान्ना वोन? ये मैं बता देती हूँ, टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिसमें से 2 रोहन बोपान्ना ने जीते हैं, ठीक है। वहां एक लाइन मिस हो गई थी तो ये यहाँ पे कवर हो गया। फिर उसके बाद हु वन द मियामी ओपन विमेन सिंगल्स 2024? विमेन सिंगल्स डैनियल कॉलिन ने जीता था, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु रिलीज द इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट? कौन देता है इस रिपोर्ट को? ये आपको बताना है। और फिर उसके बाद किस दिन ओडिशा वाले उत्कल दिवस मनाते हैं? 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आपको करना है। देन आपको बताना है इनमें से कौन जिसको भारत रत्न मिला है। एक ऐसा है जिसमें से उसको नहीं मिला है, बाकी आपको 3 बताने हैं कौन ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिला है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक की जो 90th ईयर पूरे हुए हैं, 90th ईयर पूरे हुए हैं, उन पे कमेमोरेटिव कॉइन निकाला है, वो उसका डिनोमिनेशन कितना है, कितने का सिक्का है वो। देन उसके बाद है हु हैज अज्यूम्ड चार्जेस एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? PIB के डायरेक्टर जनरल के तौर पे किसने चार्जेस अज्यूम किए हैं, ठीक है, आपको बताना है। कौन थी वो? शेफाली शरण जी, है ना। उसके बाद विच डेट इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कौन से डे के रूप में मनाते हैं? कमेंट करना, सब देखती हूं मैं। कंसीडर द फॉलोइंग GI टैग। GI टैग जो है किस किस को मिला है, मतलब असम स्टेट से किन किन को GI टैग मिला है, ये आपको पहचानना है। हमने असम के, त्रिपुरा के, मेघालय के इनके किए थे ना, तो असम वाले कौन से हैं बताना है। अब कौन सा स्केल ऐसा होता है जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है? रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल, आपको बताना है। उसके बाद न्यू प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय सी कैंप फॉर स्टडिंग सिंगल सेल, ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्टी ड्रॉप, ठीक। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ। कार टी सेल थेरेपी जो है वो डिजाइन और डेवलप किसने की है? डिजाइन और डेवलप किसने की है? अभी कौन काम कर रहा है वो अलग है, बट इसको डिजाइन या डेवलप किसने किया है वो बताओगे। फिर ह्यूम ने जो AI इंट्रोड्यूस किया है उसका नाम क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। जो हमारी भावनाएं समझ के आंसर करेगा। हु इज द टॉप रैंक्ड इंडियन चेस प्लेयर इन द लेटेस्ट FIDE रैंकिंग? जिसने विश्वनाथन आनंद को भी पीछे छोड़ दिया, वो कौन है आपको पहचानना है। और फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोर्ट ऐसा है कार्गो हैंडलिंग में जो इंडिया में सबसे आगे निकल गया है? जो सबसे आगे निकल गया है, कांडला पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, कांडला को भी पीछे छोड़ के कौन सा पोर्ट है? तो ये थे आज का वीकली सेशन, और उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें रिवाइज हुई हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से कमेंट सेक्शन में कर दोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।